सचिन पायलट को वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे। तो आपने पूरी तरीके से राजनीति अशोक गहलोत से सीखी, ये मान लें? मुझे हमेशा से ये कहते थे कि तू मेरी तरह सबको काम में लिया कर। अच्छा, ठीक है, ये सबक मुझे तब मिला जब मैं खुद काम में आ गया। कैबिनेट मंत्री चुड़ैल मीणा ने आरोप लगाया है फोन टेपिंग की जा रही है, रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये चीजें होती हैं क्योंकि मैं तो खुद इस पूरे के पूरे सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग क्यों की जाती है? ये राजनीतिक व्यक्ति ये चूज करता है कि किसे शहीद करना है, किसे बलि का बकरा बनाना है। अशोक गहलोत जी ने मुझे चुना। एक सीएम मंत्री की जासूसी कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन तमाम कारनामों का एक हिस्सेदार रहा हूँ। मंत्री विधायकों के कॉल रिकॉर्ड करना इस प्रदेश को क्या नुकसान होने? किस तरह की राजनीतिक उथल पुथल कर सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी कुर्सी चली जाए। फोन टेपिंग मामले में सीएम गहलोत का ट्वीट आना और लोकेश शर्मा जी का ट्वीट आना बड़ा चर्चा केंद्र बना। अगर खुद के घर शीशे के हैं तो वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकता। ऑडियो क्लिप्स पेन ड्राइव में लेके और मुझे पकड़ा है कि आप इनको वायरल करो, मीडिया को भेजो। लोग ये बोलते कि सीएम गहलोत ने उनको ओएसडी बनाकर चर्चा में ला दिया। पहले हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद उन्होंने मुझे ओएसडी बनाया। मैं तो भुगत रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैंने कितने चक्कर दिल्ली के काटे हैं, किस तरह से जांच एजेंसियों ने मुझसे पूछताछ की है। मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है कि हम कितने प्रताड़ित हुए हैं मानसिक रूप से। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर फोन टेपिंग का मामला जबरदस्त तरीके से गरमाया हुआ है। चुड़ैल मीणा ने आरोप लगाया था कि उनका फोन रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, या साफ तौर पे कहें कि जासूसी की जा रही है। हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा मौजूद है। लोकेश जी, अपन कई बार सवालों को लेकर चर्चा करते रहे हैं। कैबिनेट मंत्री चुड़ैल मीणा ने आरोप लगाया है उनका फोन टेपिंग की जा रही है, रिकॉर्डिंग की जा रही है। मैं साफ शब्दों में कहूं कि एक सीएम मंत्री की जासूसी कर रहा है, या सीधा कह सकते हैं? देखिए, ये तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं या किरोड़ीलाल जी ने जो कहा है, उन्हें पता होगा कि उन्होंने किस आधार पे कहा है, और निश्चित तौर पर ये चीजें होती हैं क्योंकि मैं तो खुद इस पूरे के पूरे सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। तो अब ये नहीं पता कि किस संदर्भ में क्या किया गया है, आरोप सही है या गलत है, क्या सत्यता है, ये तो वो लोग जाने और उनकी सरकार जाने। लेकिन जो फोन टेपिंग वाली बात है, निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो सरकार का सर्वे सर्वा हो, वो अपने फायदे के लिए इस तरह की गतिविधियां करता है। अपने स्वयं के किस तरीके से अपने आप को बचाना है या उसका क्या यूज करना है, ऐसे सभी कामों के लिए वो जो भी कहते हैं ना, राजनीतिक रूप से जहां उसको लाभ मिल रहा हो, किसकी वार्तालाप से किसको फायदा पहुंच रहा हो या किसको नुकसान पहुंचाना हो, इन सब के लिए ऐसी एक्टिविटीज राजनीतिक रूप से सभी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन तमाम कारनामों का एक हिस्सेदार रहा हूं जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए और अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए किए। तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं होती हैं, ये मुझे पता है। अब वो उनके वाले केस में जो डॉक्टर किरोड़ी जी वाला मामला है, उसमें क्या सच है क्या नहीं है, ये तो वो सरकार बता पाएगी या खुद हमारे किरोड़ीलाल जी बता पाएंगे, जिस भी रूप में वो बात कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ऐसी गतिविधियां, ऐसी हरकतें होती हैं। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग क्यों की जाती है? अगर किसी की रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है, इन मंत्री विधायकों के चक्करों में वो अधिकारी फंस जाते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको ले रहा हूं कि 2021 में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और आज 4 साल हो चुके हैं। आपके साथ लगातार पूछताछ की जा रही है, कई बार गिरफ्तारी की खबरें भी आ जाती है। ऐसी फोन रिकॉर्डिंग मामले में वो अधिकारी फंस जाते हैं विधायक और मंत्रियों के चक्करों में। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे काम करता है, करवाता है। लेकिन आपने ये सही कहा कि अब जैसे वो ऑडियो क्लिप्स जो 2020 में वायरल हुए, जब सरकार पर संकट आया हुआ था, उस स्थिति में, तो क्योंकि वो मैंने मेरे नंबर से वायरल किए थे। अब निश्चित तौर पर अगर कोई आपसे भी पूछे कि आपके पास ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आए, तो आप यही कहोगे भाई मुझे ओएसडी लोकेश शर्मा ने भेजे हैं, उनके ऑफिशियल नंबर से आए हैं। तो ये राजनीतिक व्यक्ति ये चूज करता है कि किसे शहीद करना है, अच्छा, किसे बलि का बकरा बनाना है। अशोक गहलोत जी ने मुझे चुना।
क्योंकि मैं मीडिया का काम देखता था और अगर मेरे द्वारा मीडिया के साथियों तक या प्रदेश के पत्रकार बंधुओं तक कोई भी चीज़ इस तरीके की जो कंटेंट वो पहुंचाना चाहते हैं वो मेरे ऑफिशियल नंबर से जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको ऑथेंटिक माना जाएगा और उसके ऊपर एक्ट किया जाएगा। और वही हुआ, जब मैंने वो ऑडियो क्लिप्स मीडिया को भेजे तो किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि ये आपके पास कहाँ से आए, क्योंकि उनको एक ऑफिशियल सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स से उनको वो चीजें मिली थी। तो राजनेता अपने फायदे के लिए ऐसा करते आए हैं और हर वो व्यक्ति जो इसमें उलझ जाता है या उनके काम आ जाता है, निश्चित तौर पर उसका मरना हो जाता है। मैं तो भुगत रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैंने कितने चक्कर दिल्ली के काटे हैं, किस तरह से जांच एजेंसियों ने मुझसे पूछताछ की है। मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है कि हम कितने प्रताड़ित हुए हैं मानसिक रूप से। हमेशा ये डर लगा रहता था कि क्या होगा। जब भी मैं पूछताछ के लिए दिल्ली जाता या मेरे पास सम्मन आता और मैं अपने परिवार को बताता कि मुझे दिल्ली जाना है, तो वो बड़े परेशान हो जाते, विचलित हो जाते और शाम तक तो इनकी स्थिति ऐसी हो जाती कि वो ये सोच नहीं पाते थे। उन्हें ये डर लगा रहता था कि वापस भी आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति हो जाती है अब उस व्यक्ति ऐसी की। स्थिति अब उस अधिकारी को होने वाली है जो जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है। देखिए, ये तो अब जब जांच होगी या जो सत्यता होगी तो निश्चित तौर पर अगर ये लीगल तरीके से चीजें की जाती है तब तो सरकार और राजनेता जवाब दे सकता है। अच्छा। लेकिन अगर लीगल नहीं है, राजनीतिक फायदे के लिए की जाती है, देखिए लीगली इंटरसेप्शन का बहुत सीधा सा प्रोसेस है। गृह विभाग के तहत गृह मंत्री और इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो मिलके ये तय करते हैं कि किस किस नंबर को हमें सर्विलांस पे लेना है। क्योंकि जिस तरीके की आपराधिक गतिविधियां प्रदेश में होती हैं, कई बार सामरिक महत्व की बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी हमें जानकारी रखनी होती है। तो ज्यादातर केसेस में रिकॉर्डिंग एक प्रूफ के लिए, एक सबूत के लिए की जाती है कि अगर हमने कोई एक्शन लिया है तो उसके पीछे हमने ये सारी रिकॉर्डिंग सुनी है, इनकी मंशा ये थी, ये कुछ अपराध करने वाले थे या कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। वो सारा का सारा एक प्रोसेस होता है जो गृह विभाग के तहत एक विशेष शाखा के द्वारा किया जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति के फोन को सर्विलांस पे लिया जाता है, उसकी जानकारी प्रदेश के डीजीपी को होती है, चीफ सेक्रेटरी को होती है, इंटेलिजेंस के अधिकारियों को होती है, गृह सचिव को होती है और मुख्यमंत्री सहित गृह मंत्री को होती है। तो इन तमाम लोगों को इसकी जानकारी होती है। तो अगर लीगली कोई चीज हो रही है तब तो किसी को दिक्कत नहीं है। जो केस 2021 से मेरे ऊपर लगा हुआ है उसमें भी अगर इन्होंने कोई लीगल इंटरसेप्शन किया हुआ होता तो मुख्यमंत्री जी आज तक आके जवाब दे देते ना, कहते इस बात को कि लोकेश झूठ बोल रहा है, हमने तो सारे नियम कायदे कानून के तहत सबकी परमिशंस के साथ इन लोगों को सर्विलांस पे लिया था, चाहे वो गजेंद्र सिंह जी थे या विश्वेंद्र सिंह जी थे या जो दिवंगत हो गए हमारे कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा जी थे। तो वो कहते भाई हमने तो लीगली इस थ्रेट की वजह से इनसे प्रदेश को ये डर था या नुकसान होने की संभावना थी इसलिए हमने लिया था। लेकिन चूंकि लीगल इंटरसेप्शंस नहीं थे इसलिए वो आज तक ये नहीं कह सकते। उन्होंने तो मशीनरी का दुरुपयोग किया था, राजनीतिक फायदे के लिए किया था ना, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी थी, इसलिए उन्होंने इन सब लोगों के ऊपर नजर रखी। इन सब लोगों के, चाहे अपने पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, इनके टेलीफोन्स को, इनके नंबर्स को सर्विलांस पे रखा। और जब उनकी रिकॉर्डिंग आती थी तो मैं देखता था कि एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा बैठा उसका ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है, यानी रिकॉर्डिंग जो हुई सुनी है उसका ट्रांसक्रिप्शन करके टाइप करके मुख्यमंत्री जी के सामने रखता है कि ये देखो इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला। तो वो सारी रिकॉर्डिंग सुना करते थे, पढ़ा करते थे। तो एक तरीके से वो अपने विधायकों के साथ साथ विपक्ष के विधायकों की जासूसी करते ही थे ना, लेकिन उसके पीछे मंतव्य था राजनीतिक फायदा और वो अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ही वो सारा कुछ, यानी सरकार का, सरकारी मशीनरी का और पद का, स्वयं के पद का दुरुपयोग कर रहे थे। अच्छा, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं कि अगर कोई कॉल रिकॉर्ड कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि राज्य की कोई आतंकवादी गतिविधियों में या प्रदेश को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहां तक मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं। पर मंत्री विधायकों के कॉल रिकॉर्ड करना, इससे प्रदेश को क्या नुकसान होने वाला है? ये इंटेलिजेंस तय करता है, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि किससे क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत अपराध होते हैं, कई तरह की साजिशें रची जाती हैं, कई षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया है कि जो जो लोग रडार पे होते हैं, जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं या जिनका रिकॉर्ड खराब होता है,
सबके फोन्स को सर्विलांस पे लेके रखा जाता है कि वो क्या करने वाले हैं। तभी तो इंटेलिजेंस को पता रहता है कि कब क्या हो सकता है पर प्रदेश में। मंत्री विधायक कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, देखिए, अगर इससे वो क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान प्रदेश को नहीं हो रहा, उससे तो राजनीतिक व्यक्ति को फायदा होता है ना। वो अपने फायदे के लिए करवाता है। कोई भी सरकार में अगर विधायकों के, मंत्रियों के फोन रिकॉर्ड होते हैं, तो वो राजनेता जो सरकार का सुप्रीम है, सरकार का मुख्यमंत्री है, वो किसी ना किसी अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, या उन पे नजर रखने के लिए कि ये किससे बात कर रहे हैं, इनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये आगे किस तरह की राजनीतिक उथल पुथल कर सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी कुर्सी चली जाए। तो इन सब चीजों के, इन सब बातों के मद्देनजर वो उनको सर्विलांस पे रखते हैं और चेक करते हैं कौन किससे बात कर रहा है। तब उन्हें पता लग जाता है कि भाई क्या गतिविधियां होने वाली हैं, कौन किसके संपर्क में है। तो वो स्वयं के फायदे के लिए ये इस तरीके की रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं। एक तरफ विपक्ष फोन टेपिंग मामले को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहा था, दूसरी ओर लोकेश शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत दबा के ट्वीट कर रहे थे इस मामले को लेकर। बट फोन टेपिंग मामले में सीएम गहलोत का ट्वीट आना और लोकेश शर्मा जी का ट्वीट आना बड़ा चर्चा केंद्र बना था। देखिए, मुझे तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि पूर्व मुख्यमंत्री इस फोन टेपिंग जैसे मसले पर कोई सवाल पूछने का अधिकार भी रखते हैं। और विपक्ष आपकी कांग्रेस पार्टी में हंगामा कर रही थी। देखिए, वो भी मुझे लगता है कि वो तो एक सदन की प्रक्रिया है। सदन में जब लोग होते हैं पक्ष और विपक्ष के, तो निश्चित रूप से आरोपों के जवाब भी दिए जाते हैं, आरोप लगाए भी जाते हैं और सदन में हो हल्ला भी किया जाता है। कहते हैं ना, कई तरह की राजनीति होती है, इस्तीफा मांगा जाता है, सदन चलने नहीं दिया जाता है। तो ये वहाँ की प्रक्रियाएं हैं। पक्ष और विपक्ष हमेशा से सदन की उसी प्रक्रिया को अपनाता है। कोई आरोप लगाता है, दूसरा उसका खंडन करता है, वहाँ हो हल्ला होता है, कोई इस्तीफे की मांग करता है, कोई कहता है कि नहीं हमने ये नहीं किया। लेकिन वो सब तो देखिए, जब किरोड़ीलाल मीणा जी ने, डॉक्टर साहब ने ये आरोप लगाया कि मेरा फोन टेप किया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी सरकार पे लगाया, अपने मुख्यमंत्री पे लगाया, या जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उन पर लगाया। तो ये उनकी सरकार के और उनके बीच का अंदरूनी मामला है। ठीक है, विपक्ष को एक अवसर मिल गया कि वो भी ये कहें कि भाई इनके टेप हो रहे हैं, लेकिन खुद के गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी, यानी हमारी सरकार थी, तब कैसे मुख्यमंत्री जी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जनप्रतिनिधियों के फोन्स को सर्विलांस पे रखा, उनको टेप करवाया। ठीक है, सदन की कार्रवाई सदन में हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, हमारे प्रतिपक्ष के नेता जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोग अपनी अपने काम को, जहाँ की वो जो उनकी जिम्मेदारी थी, जो उनका बनता था दायित्व, उसको वहाँ निर्वहन कर रहे थे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी से ये आशा मैंने नहीं की थी। तो जब उन्होंने ये लिखा कि मैंने उस वक्त भी सदन के पटल पे कहा था कि किसी भी सांसद का, विधायक का, जनप्रतिनिधि का हमने कोई फोन सर्विलांस पे नहीं रखा, ना रखा जाएगा, तो ये उस वक्त भी उन्होंने झूठ बोला था सदन में। और कल अपना ट्वीट करके वापस प्रदेश की जनता के समक्ष उन्होंने एक और झूठ बोला कि मैंने ऐसा किया था। तो जो स्वयं उस पूरी घटनाक्रम में संलिप्त हो, जिन्होंने अपने फायदे के लिए वो सब कुछ करवाया हो, जैसे कि मैंने कल भी कहा, आज फिर आपको कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पत्थर कहाँ फेंक रहा है। अगर खुद के घर शीशे के हैं तो वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकता। वो तो स्वयं इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी रहे हैं ना, कि जब उन्हें ये पता लग गया कि उनकी सरकार गिरने की संभावना बन रही है, तो उन्होंने ही तो सर्विलांस पे रखवाए इन लोगों के सभी के फोन। और उस फोन से सर्विलांस पे रखवाने से जो रिकॉर्डिंग उनके हाथ लगी, उस रिकॉर्डिंग के ऑडियो क्लिप्स पेन ड्राइव में लेके और मुझे पकड़ा है कि आप इनको वायरल करो, मीडिया को भेजो। तो मैंने भी बड़ा एक कटाक्ष किया था कि अच्छा, ऐसा लगता है कि उस वक्त आपने फोन टेप नहीं करवाए थे, स्वयं गजेंद्र सिंह जी ने, विश्वेंद्र सिंह जी ने, या हमारे भंवरलाल शर्मा जी ने जो दिवंगत हो गए, उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग करके आपको पेन ड्राइव में दी और आपने मुझे दी कि आप इसको वायरल कर दो। तो मेरी प्रतिक्रिया इसीलिए थी कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने उस वक्त भी सदन में झूठ बोला और आज भी आप प्रदेश की जनता के सामने झूठ बोल रहे हो। तो ये सवाल करना कि फोन टेपिंग नहीं होनी चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता, इसका आपको अधिकार ही नहीं है। मैंने वो अपनी एक प्रतिक्रिया जाहिर की थी। अच्छा, मैं लोकेश शर्मा को कांग्रेस नेता कह सकता हूँ? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं कांग्रेस नेता ही हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस के साथ मैं पिछले, कहते हैं ना कि लगभग 28 वर्ष से सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। लोग ये बोलते हैं कि सीएम गहलोत ने उनको ओएसडी बनाकर चर्चा में ला दिया।
पहले हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद उन्होंने मुझे ओएसडी बनाया। इस बात की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। देखिए, ओएसडी बनाना तो उन्होंने जो कुछ भी मैंने किया पिछले 5 साल विपक्ष में रहते हुए, वो उन्हें लगा कि अब जो ज़िम्मेदारी मैंने विपक्ष के समय में उठाई थी, उनके डिजिटल मीडिया की, उनके सोशल मीडिया की और उनके मीडिया को मैनेज करने की, हमेशा उनके साथ रहने की, उसी ज़िम्मेदारी को उन्होंने ऑफ़िशियली मुझे ओएसडी बना के दे दिया। तो ठीक है, उन्होंने जो मुझे ज़िम्मेदारी दी, मैंने उसका निर्वहन किया। लेकिन मेरी पहचान सिर्फ़ अशोक गहलोत जी के द्वारा ओएसडी बनाने के बाद नहीं हुई। मैं 96 में राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ चुका। एनएसयूआई में मैंने 5 साल काम किया। मैं एनएसयूआई का प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश महासचिव रहा। उसके बाद राजस्थान कांग्रेस कमेटी में मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में मैंने काम किया। अशोक गहलोत जी से तो ऑफिशियली, देखिए, राजनीतिक रूप से हम मिलते-जुलते थे, वो मुझे जानते थे कि भई एनएसयूआई का एक लड़का है, काम करता है। लेकिन ऑफिशियली जो जुड़ना हुआ, वो मई 2012 में जब मेरी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई। उसके बाद जब बड़ी-बड़ी खबरें छपी कि भई राहुल गांधी से मैं मिला और मैंने उनके साथ लंबी चर्चा की, हमारी बातचीत हुई, तब उनको ये पता लगा कि ये तो सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिविटी करता है। तब उन्होंने मुझे अपने घर बुला के अपनी सारी ज़िम्मेदारी, जो कि डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे उनको अपनी प्रेज़ेंस चाहिए थी, उसकी उन्होंने मुझे ऑफ़िशियल ज़िम्मेदारी दी। तो 2012 में मैं उनके साथ ऑफ़िशियली जुड़ा और उनके इन काम को देखने लगा। उनके सारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म मेरे क्रिएट किए हुए हैं, जिन पे आज वो अपना ट्वीट करते हैं या अपनी पोस्ट डालते हैं। उनकी उत्पत्ति, उनका जनक और उनको तैयार करने वाला, उनको खड़ा करने वाला उन प्लेटफ़ॉर्म्स को, वो मैं और मेरी टीम रहे। आज देखिए ना आप, प्रदेश के साथ-साथ देश भर में उन प्लेटफ़ॉर्म्स की वजह से उनकी एक कितनी अच्छी वो बन गई। कहते हैं ना कि एक्टिविटी जो है लगातार उनके माध्यम से वो लोगों को बताते रहते हैं। आज और कहीं स्पेस मिले ना मिले, वो अगर एक ट्वीट कर देते हैं, तो मीडिया में भी वो चलता है। तो ये माध्यम था ना, बड़ा माध्यम। जब मैंने ये शुरू किया तो बड़े डरते थे, घबराते थे कि यार कहीं कुछ हो नहीं जाए इस पे, कहीं हमको इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ जाए। तो उस वक़्त भी मैंने सब कुछ खुद की ज़िम्मेदारी से उन कामों को किया और इस स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि जब 2013 में उनके पास 2 व्यक्ति खड़े होने वाले नहीं थे, तब हमने उनके सारे सिस्टम को हैंडल किया और 2018 में उनको मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनाने के बाद उन्होंने मुझे ओएसडी बनाया। उससे पहले तो मैंने उनके साथ लगातार 5 साल दिन-रात काम किया और एज़ ए कांग्रेस कार्यकर्ता तो मैं 2001 से जो मुझे या 1998 में मुझे ज़िम्मेदारी मिल गई थी एनएसयूआई में, तब से मैं काम कर रहा हूँ। तो लोगों को ये जानकारी है नहीं अभी शायद। लोकेश शर्मा या लोग जानना भी चाह रहे थे कि उनके राजनीतिक गुरु कौन हैं? देखिए, राजनीतिक गुरु तो मैंने किसी को नहीं बनाया। अच्छा। मैंने जो कुछ भी सीखा, खुद ने सीखा, राजनीति करना भी सीखा। राजनीति में लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वो बहुत कुछ मैंने अशोक गहलोत जी के साथ रह के सीखा। मैं ये देखता रहा लगातार कि वो कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ध्यान होगा जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता था कि आपने वो ऑडियो क्लिप्स के बारे में जानकारी पहले क्यों नहीं दी जब आप ओएसडी थे? तो मैंने कई बार ये जवाब दिया कि मैं उनकी कार्यप्रणाली से वाकिफ हूँ कि कैसे वो अपने दुश्मनों को या कैसे वो अपने को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को पूरा साफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। प्रदेश में उदाहरण है, बहुत बड़े-बड़े उदाहरण हैं, चाहे वो परसराम मदेरणा जी रहे हों, चाहे वो पंडित नवल किशोर शर्मा जी रहे हों, चाहे शीशराम ओला जी रहे हों। ऐसे-ऐसे उदाहरण रहे हैं प्रदेश में जिनको जब उनको लगता था ना कि इनसे मुझे कोई खतरा हो सकता है, उनको पूरे तरीके से उन्होंने, तो मुझे ये पता था कि अगर मैंने भी कोई काम ऐसा किया, अभी इस पद पे रहते हुए, इस ज़िम्मेदारी पे रहते हुए, चूँकि सरकार है, मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है, सारा सिस्टम उनके हाथ में है, तो मुझे किस तरह से पूरा नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा पता भी नहीं लगेगा भई। तो मैं उनकी इस कार्यप्रणाली से, कार्यविधि से वाकिफ़ हूँ कि वो अपने को नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्ति को कैसे साफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। मतलब आपने पूरी तरीके से राजनीति अशोक गहलोत से सीखी, ये मान लें? देखिए, पूरे तरीके से नहीं कह सकते। उनकी 2 चीज़ें मैं आज तक नहीं सीख पाया। जैसे कि वो मुझे हमेशा से ये कहते थे कि तू मेरी तरह सबको काम में लिया कर।
अच्छा। ठीक है। ये सबक मुझे तब मिला जब मैं खुद काम में आ गया। अच्छा। वो मुझे बिठा के बुलाते थे, जब भी बात होती थी, बड़ी लंबी लंबी हमारी चर्चाएं हुआ करती थी, तो कंधे पे हाथ रख के यूं थपथपा के कहते थे कि यार तू सबसे उलझता रहता है, एक काम किया कर, तू सबको मेरी तरह बस काम में लिया कर। मैं समझ नहीं पाता था कि कैसे काम में लेते हैं। उन्होंने आपको काम में ले तो लिया। जब मैं काम आ गया उनके, हम्म। तो मुझे समझ में आया कि इनके कहने का मतलब ये था कि जो भी व्यक्ति आपको काम का लगे, आप उसको सिर्फ यूज में लेते रहो। तो शायद हमारे संस्कार ऐसे नहीं रहे, या हमने वो शिक्षा हासिल नहीं की कि अपने फायदे के लिए किसी को काम में कैसे लिया जाता है। वो मैं उनसे नहीं सीख पाया। अगर वो सीख चुका होता तो शायद मैं भी आज कहीं ना कहीं किसी सदन में बैठा होता। मैं भी अपने फायदे की बात करता ना, और लोगों को काम में लेता अपने लिए। वो मैं उनसे सीख नहीं पाया। दूसरा, कि इतना बनावटी कोई कैसे हो सकता है, वो मैं नहीं सीख पाया। बनावटी? हाँ, जब वो सरकार में होते हैं तो उनका चेहरा अलग होता है, अच्छा। उनका अलग चरित्र मतलब जनता होता के है। बीच अलग है और अंदर अलग है। देखिए, अंदर जब वो अकेले होते हैं तो अलग होता है, विपक्ष में होते हैं तो उनका अलग चेहरा होता है, अलग उनका एटीट्यूड होता है। देखिए, विपक्ष में तो वो इस प्रदेश के हर व्यक्ति के सबसे लाडले राजनेता बन जाते हैं। हर किसी को अपने पास बुलवाते हैं फोन कर करके मिलने के लिए, अच्छा। खुद के साथ बिठाते हैं, उसको चाय पिलाते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस होता है कि अरे भाई, इससे अच्छा तो कोई राजनेता हो ही नहीं सकता, जो हमें यहाँ बिठा रहा है, हमसे बात कर रहा है। क्योंकि वो ये समझ नहीं पाता कि आज इनको मेरी जरूरत है। अच्छा। तो इसलिए ये इतने प्यार से मेरे साथ इस तरीके से बैठ के इतना घरेलू और इतना अपनेपन वाला व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सरकार आती है, वो व्यक्ति कभी उस घर में या उनके आसपास तक एंट्री तक नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त उनकी अब जरूरत नहीं है। तो ये दो अलग अलग चरित्र हैं। सरकार के समय में अशोक गहलोत अलग होते हैं, और विपक्ष के समय में अशोक गहलोत अलग होते हैं। जनता का साथ चाहिए। और इसी तरीके से जब जनता के बीच जाते हैं तो वो अलग होते हैं और अकेले रहते हैं। देखिए, लोग कहते हैं उन्हें गुस्सा नहीं आता, वो किसी के ऊपर नाराज नहीं होते। हम तो उनके साथ बहुत बैठे हैं। सचिन पायलट को वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे। जब भी बैठ के बात होती थी तो हमेशा कि भाई कैसे अब उनको गिराया जाए, कैसे उनको नुकसान पहुंचाया जाए, या कैसे उनको बिल्कुल ऐसा महसूस कराया जाए कि ये कुछ है ही नहीं। मीडिया के सामने बड़ा खुलासा कर रहे हैं पायलट के लिए। देखिए, ये तो मैं जब अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं या कहता आ रहा हूं, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है सही बात बताने में। वो व्यक्ति बहुत ही चीजों को अंदर लेके बैठे रखने वाला है। अगर आज आपने कोई उनके नुकसान का काम कर दिया या कोई गलती कर दी जो उन्हें पसंद नहीं आई, कोई ऐसा काम कर दिया जो उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज चूंकि वो कुछ कर नहीं सकते, वो उसको लेके बैठे रहेंगे। वो उसको लेके बैठे रहेंगे जब तक कि वो स्वयं पावर में नहीं आ जाते। जिस दिन उनका मौका लगेगा उस दिन वो आपको पूरा साफ कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये उनका काम करने का पैटर्न है। वो सब चीजों को अपने पास लेके बैठे रहते हैं, और गुस्सा, जम के गुस्सा आता है कि कैसे किस तरीके से वो बहुत बार उन्होंने अभद्र शब्द बोले कि भाई ये इस तरीके से करता है, अरे ये तो घुसना भी नहीं चाहिए यहाँ, ये आ कैसे गया यहाँ। तो ये दो चीजें मैं उनसे नहीं सीख पाया कि एक तो बनावटी कैसे रहा जाता है कि जनता के सामने अलग, अफसरों के सामने अलग, नेताओं के सामने अलग, है ना, और जो अपने लोग हैं उनके सामने अलग, मुख्यमंत्री रहते हुए अलग और विपक्ष में रहते हुए अलग। तो अगर राजनीतिक गुरु बनाता तो ये दो चीजें भी मैं शायद सीख पाता, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाया। कभी सचिन पायलट जी से आपकी कभी ऐसे बैठ के बातचीत हुई लंबे टाइम तक? बहुत लंबा समय तो उनके साथ बैठने का अवसर मुझे नहीं मिला, शायद वो भी व्यस्त रहते हैं। और अभी कई दिनों से जब से महासचिव बने हैं, अलग अलग प्रदेशों में भी उनको जाना पड़ता है, प्रभार मिला हुआ है अलग अलग जगह का, और वो चुनावों में भी लगातार सक्रिय रहते हैं। तो कभी इतना लंबा बैठ के बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन ठीक है, वो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है नौजवानों के शुभचिंतक के रूप में वो काम करते हैं, और जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ नौजवान है उसको वो पूरा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कभी अवसर आएगा, बैठेंगे, बातचीत होगी, तो अगर हमसे कुछ उस रूप में बात की जाएगी तो हम जरूर उन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बताएंगे। बिल्कुल। ये हमारे साथ थे पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी। खैर, आजकल इनके पोस्ट बड़े चर्चा के केंद्र बने हुए हैं, ट्वीट भी बड़े चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। इनके पोस्ट में कांग्रेस का लोगो हर बार दिखेगा। जब हमने सवाल पूछा कि कांग्रेस में रहेंगे, बोले शुरू से कांग्रेस में थे और आज भी कांग्रेस में है और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे होंगे। पर जो सवाल था कि विधानसभा में वापस फोन टेपिंग का मामला गरमाया हुआ था, विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है, क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा के जो बयान सामने है फोन टेपिंग को लेकर, आज फिर हमने
लोकेश शर्मा से बातचीत की तमाम मुद्दों को लेकर।